नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से इस क्लास में स्वागत है। मैं आज आपके लिए टाइप्स ऑफ एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन इस टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें आपको अकाउंटिंग के संबंध में जो भी लेखांकन अशुद्धियां होती है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और साथ ही उनका सुधार कहां कहां पर हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। क्योंकि पिछले जो भी एग्ज़ाम जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित हुए हैं वहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, एक ट्रायल बैलेंस से पूछा जाता है और दो क्वेश्चन आपके रेक्टिफिकेशन से पूछे जाते हैं। अक्सर यही ट्रेंड चला आ रहा है। तो इस बार भी निश्चित तौर पर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि वे ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, साथ साथ रेक्टिफिकेशन के संबंध में भी एक या दो क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछे ही जाते हैं। तो हमें इस टॉपिक को भी थोड़ा सावधानी से और ध्यानपूर्वक समझना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकें। आइए इस टॉपिक के अंदर हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग एरर से कि होती क्या है लेखांकन अशुद्धि। देखिए, लेखांकन अशुद्धि एक क्वेश्चन आपका सीधा यहाँ से भी पूछ सकते हैं, अशुद्धि क्या होती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, अकाउंटिंग एरर का मतलब ये होता है कि जो आपकी मानवीय भूल या लेखा नियमों की अवहेलना करने के कारण भूलवश हमारे छूट जाती है, वो क्या कहलाती है? लेखांकन अशुद्धियां कहलाती है। हम ये चीज जानबूझकर नहीं करते हैं। अगर कोई इवेंट हम जानबूझकर करते हैं तो वो लेखांकन अशुद्धि नहीं कहलाएगी, तो फिर वो गबन की श्रेणी में आता है, फ्रॉड की श्रेणी में आता है। तो ये ध्यान रखनी है कि एरर की सबसे बड़ी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहला, वो इंटेंशनल नहीं होती, वो मानवीय स्वभाव के कारण, मानवीय भूल के कारण होती है। फिर साथ ही हमें ध्यान देना है कि जो लेखा नियम है वो हमारे से भूल गए, हम उनको ध्यान में नहीं रख पाए, इस कारण से हमारे लिए क्या हो गई? अशुद्धि रह गई। तो इन कारणों से क्या होती है? आपकी लेखांकन अशुद्धि होती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये होता है कि लेखांकन अशुद्धि कहाँ कहाँ होती है, ये किससे संबंधित होती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जो अकाउंटिंग एरर है वो स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसकी क्या होती है? रिकॉर्डिंग करना। जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हम क्या कहाँ करते हैं? जो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, प्रारंभिक लेखे की बहियों में हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को। तो वहां रिकॉर्ड करते समय हमसे हो सकती है गलती, बिल्कुल। दूसरा, जब हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन कहाँ होता है? लेजर के अंदर होता है। लेजर के अंदर हम अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं और उन अकाउंट के अंदर हम ये जो ट्रांजैक्शंस जो भी हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किए हैं उन सबको हम यहाँ पर क्या करते हैं? अलग अलग खाते में पोस्ट करते हैं। तो पोस्टिंग के समय भी हमसे गलती हो सकती है। एक हमारी गलती कहाँ से हो सकती है कि जब हम उनके बैलेंसेस निकाल रहे हैं तो उस केस में भी हमसे गलती हो सकती है। तो ये यहाँ हमसे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यहाँ एरर होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो जहां जहां ये एरर्स होती है उन सबका अगर हम ब्रीफ बात करें तो एरर्स के कुछ पार्ट्स इन्होंने बनाए हैं, जिसमें 4 प्रकार के कुल एरर्स के बारे में बताया गया है। जिसमें सबसे पहली आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है, दूसरी आपकी एरर ऑफ ओमिशन होती है, तीसरी आपकी एरर ऑफ कमीशन, हिसाब की अशुद्धि होती है, और चौथा आपकी कंपनसेटिंग एरर होती है, यानी क्षतिपूरक अशुद्धि होती है। अब इन चारों एरर्स के बारे में आपको समझना होगा। कभी कभी क्वेश्चन इनके मीनिंग से भी पूछा जाता है या एग्जाम्पल इस तरीके से दिए होते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये निम्न में से हिसाब की अशुद्धि कौन सी है, या जो एक आपको ट्रांजैक्शन दे दिया होगा और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि ये किस प्रकार की अशुद्धि है। तो आपको यहाँ इसका मीनिंग समझना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करें एरर ऑफ प्रिंसिपल की। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहती है? ये कहती है कि आपके द्वारा लेखांकन जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों की हमने क्या कर दी? अवहेलना कर दी, सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया, इस कारण से हमारी कोई गलती रह गई। तो वो सिद्धांत जो प्रिंसिपल ऑफ एरर कहलाती है। अब ये सिद्धांत कौन से हैं? इसका जैसे सीधा से एग्जाम्पल, एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है जो क्या कहता है कि जैसे हमने कोई बिल्डिंग के ऊपर रिपेयर का कोई एक्सपेंस किया, रिपेयर्स एक्सपेंसेस किए, और जब हम रिकॉर्डिंग करने गए ट्रांजैक्शन को तो वहां पर जो है
रिपेयर अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यानी जो खर्चा हुआ वो रिपेयर के नाम से हुआ, तो हमने उस रिपेयर के खर्चे को क्या कर दिया, रेवेन्यू नेचर का मान लिया और उसे डेबिट कर दिया। परंतु होना क्या चाहिए था, सिद्धांत क्या कहता है कि ये जो खर्चा है वो किस प्रकार का है, कैपिटल नेचर का है, क्योंकि फिक्स्ड असेट्स के संबंध में किया गया खर्चा है, तो उसे क्या करना चाहिए था, बिल्डिंग के खाते में डेबिट करना चाहिए था, है ना। तो यहां पर सिद्धांतों की अवहेलना हो गई, करना डेबिट बिल्डिंग को था पर कर दिया किसको, रिपेयर को। तो यहां पर एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं कि जो एक्सपेंसेस होते हैं या रेवेन्यू होती है उनको दो भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से भाग है उसको समझना होगा आपको। इसमें सबसे पहला जैसे कि हम बात करें एक्सपेंस की, चाहे रेवेन्यू लीजिए चाहे एक्सपेंस लीजिए, यहाँ पर जब अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो दो प्रकार से हम खर्चों को बांटते हैं। एक आपका होता है रेवेन्यू नेचर का और दूसरा आपका होता है कैपिटल नेचर का। तो जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो बेसिकली कौन सी असेट्स के लिए किए जाते हैं, करंट असेट्स के संबंध में किए जाते हैं। एसेट्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने कहा असेट्स दो प्रकार की होती है मोस्टली, एक आपकी होती है फिक्स्ड असेट्स और एक होती है आपकी करंट असेट। फिक्स्ड असेट जिसका क्या काम होता है, जो कि बिजनेस के अंदर रेवेन्यू को अर्न करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो जो उसकी जो अर्निंग जो होती है वो मोर देन 1 ईयर से रिलेटेड होती है ना, जो परमानेंट होती है, जिसका हम यूज करेंगे बिजनेस के अंदर और रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाएगा, वो आपकी स्थायी संपत्तियां कहलाती है। और करंट असेट वो होती है जो चालू संपत्तियां होती है, जो कि विद इन 1 ईयर यानी एक पीरियड के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो आपकी करंट असेट होती है। तो यहां पर जो रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किसके संबंध में होते हैं, करंट असेट के संबंध में। यदि करंट असेट्स के संबंध में अगर हमने कोई खर्चा किया तो वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। और जो खर्चा हमने फिक्स्ड असेट्स के रिलेशन में किया तो वो खर्चा आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल नेचर का कहलाएगा। और जब कैपिटल नेचर का खर्चा कहलाता है तो पर्टिकुलर उस असेट्स के नाम से वो खर्चा जो है उसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। परंतु रेवेन्यू नेचर का जब एक्सपेंसेस होता है तो हम कहते हैं कि पर्टिकुलर जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके ट्रेडिंग अकाउंट में या आपका P&L अकाउंट में, इन दोनों में उसको जो है हम ट्रांसफर करते हैं। ओके, दूसरा इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली वो अर्निंग को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि जो अर्निंग आप अभी हो रही है उसको आपको मेंटेन करना है। परंतु जो कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है कि उनकी ये क्वालिटी होती है कि वो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए किए जाते हैं। एक तरफ तो हम उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में जो खर्चे किए जाएंगे वो सारे कैपिटल नेचर के खर्चे कहलाएंगे और उन्हें हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट्स के अंदर ऐड करना होगा, है ना। और जो खर्चे रेवेन्यू या अर्निंग को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि वो चालू संपत्तियों से संबंधित खर्चे होते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, वो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही रेवेन्यू के अगेंस्ट उसको चार्ज करना होता है। मैचिंग कंसेप्ट का नियम फॉलो करते हैं यहां पर। तो वो जो है आपके ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और जो कैपिटल नेचर के जो खर्चे होते हैं वो सीधा आपके कहां जाते हैं, बैलेंस शीट के अंतर्गत जाते हैं, जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट भी आपको साथ का साथ समझ लेना चाहिए। ऐसे ही रिसिप्ट की बात करते हैं हम, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और कैपिटल रिसिप्ट होती है। जो पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होती है वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है और जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड संबंधित है वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। ये ध्यान रखना है हमें। तो यहां पर हम जो टाइप्स ऑफ एरर की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहली एरर है जिसे प्रिंसिपल एरर कहते हैं। तो प्रिंसिपल एरर का यही कंसेप्ट है कि जब हमने किसी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को ध्यान में न रखे, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, उसकी पोस्टिंग कर ली, तो उस केस में जो एरर होगी वो कौन सी कहलाएगी, आपकी प्रिंसिपल एरर कहलाएगी। दूसरी यहां पर आपको ध्यान देनी है एरर ऑफ ओमिशन।
एरर ऑफ ओमिशन का मतलब भूल गए, हम रिकॉर्डिंग करना जा रहे थे, वो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना भूल गए, या रिकॉर्डिंग तो कर लिया परंतु जब हम उसको पोस्टिंग करने जा रहे हैं, खाते में पोस्ट करने जा रहे हैं, उस समय उस ट्रांजैक्शन को लिखना भूल गए, या हमने उसके, क्योंकि दो खातों में इसका प्रभाव आता है, तो एक खाते में तो कर लिया और दूसरे खाते में लिखना भूल गए, या हम हो सकता है कि जो है हम पूरा ही उसकी पोस्टिंग करना भूल गए। तो ये सामने आपकी आ सकती है। तो एरर ऑफ ओमिशन भी दो प्रकार की होती है, एक तो कंप्लीट ओमिशन हो जाना, दिमाग से ही निकल जाना, पूर्ण रूप से भूल गए, और एक हो सकता है किसी एक खाते से संबंधित हमने पोस्टिंग कर ली, एक खाते में भूल गए, यानी कि पार्शियल ओमिशन भी होता है। दूसरा आपका एरर ऑफ कमीशन, तीसरी जो एरर आती है वो कमीशन की एरर कहलाती है, इसे कहते हैं हिसाब की अशुद्धि। हिसाब का मतलब यहाँ अमाउंट से, राशि से संबंधित हमने कोई हिसाब में गड़बड़ की है, उसके संबंध में कोई अशुद्धि हुई तो वो हिसाब की अशुद्धि कहलाती है। जैसे हमने कहा कि राम को हमने कोई पेमेंट किया, राम को कोई राशि चुकाई, तो राम की जगह हमने क्या कर दिया, श्याम खाते को डेबिट कर दिया। पहला ये हिसाब की अशुद्धि हो गई, राम को डेबिट करना था पर श्याम को हमने डेबिट कर दिया। दूसरा क्या हो सकता है कि हमें राम को 7,000 रुपए का भुगतान करना था, 7,000 का किया भी परंतु राम के खाते में सिर्फ 700 रुपए लिख दिया, तो ये एक राशि क्या हो गई, 7,000 की जगह 700 लिख दिया, आपकी एरर ऑफ कमीशन हो गई। और एक ये हो सकती है कि गलत खाते में हमने लिख दिया, वो तो हमने कह दिया राम की जगह श्याम को कर दिया, परंतु गलत पक्ष में रिकॉर्ड कर लिया। जैसे राम के खाते में मैं डेबिट करना था परंतु राम को खाते को तो डेबिट नहीं किया, परंतु श्याम को जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया, तो क्या हो गई, ये अशुद्धि कौन सी कहलाएगी, आपको एरर ऑफ कमीशन कहलाएगी, ये ध्यान रहे। तो एरर ऑफ कमीशन क्या हो सकती है, एक तो गलत खाते में हमने लिख दिया, दूसरा हमने गलत राशि लिख दी, या गलत पक्ष में लिख दिया। ये तीन प्रकार की जो स्थितियां होती है वो एरर ऑफ कमीशन की कहलाती है। और फिर एक चौथी होती है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर ये कहती है ऐसी इंपॉर्टेंट एरर है, इन तीनों के अंदर, बाकी जो तीनों ही हैं उनके लिए सिर्फ एक ही एरर होने पर कार्य बन जाता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, परंतु ये कंपनसेटिंग एरर ऐसी होती है जहां पर कम से कम दो प्रकार के ट्रांजैक्शंस के अंदर एरर होनी चाहिए। दो एरर्स क्या करती है, इस एरर को जन्म देती है और एक दूसरे को वो अशुद्धियां क्या करती है, एक कंपनसेट कर देती है और उसके जो प्रभाव है उसको नष्ट कर देती है। वो कैसे करती है उसको समझे। जैसे मैंने कहा कि राम को मेरे को 4,000 रुपए का भुगतान करना था, 4,000 का मैंने भुगतान तो किया परंतु राम के खाते को मैंने कितने से, केवल 400 रुपए से ही डेबिट किया। दूसरा मैं कहता हूं कि शाम को मेरे को जो है 400 रुपए का भुगतान करना था परंतु मैंने उसको क्या कर दिया, 4,000 का भुगतान कर दिया। तो इस तरीके से एक दूसरे को उन्होंने क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। डेबिट जितने से होना चाहिए था उतने से हो गए, इसको 400 से करना था उसको, जिसको 4,000 से कर दिया, और जिसको 4,000 से करना था उसको अपन ने, जिसको 400 से करना था उसको 4,000 से कर दिया, और उसको 4,000 से करना था उसको 400 से कर दिया। तो इस टाइप की जो एरर होगी वो कंपनसेटिंग एरर कहलाएगी। यानी कि आप यहां पर एक गलती जो है दूसरी गलती को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है और उसको, उसके प्रभाव को खत्म कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वो क्या कहलाएगी, कंपनसेटिंग एरर कहलाएगी। ओके, तो 4 प्रकार की एरर है, प्रिंसिपल एरर, ओमिशन, कमीशन और आपकी कंपनसेटिंग एरर। नेक्स्ट आपका आता है इसमें स्टेजेस ऑफ एरर्स। एरर्स के कहां हम एरर होती है उसके बारे में बात करनी है। एक क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो कहलाता है, हमने जो अभी डिस्कशन किया कि रिकॉर्डिंग। सबसे पहला हम आइडेंटिफाई करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन का। तो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसी समय हमारी क्या हो सकती है, एरर होने की संभावना रहती है। तो वहां पर कौन कौन सी एरर हो सकती है, तो यहां बता रखा है कि 3 प्रकार की एरर होने की संभावना रहती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन, जिसका तीनों का डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग। ये देखो पोस्टिंग की बात कर रहा है, यानी लेजर के अंदर हमने खाता खोल दिया और लेजर में खाता खोलने के बाद हम उस खाते में क्या कर रहे हैं, व्यवहार को पोस्ट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर रहे हैं। तो उस केस में कौन सी होती है, देखो लिखा है सबसे पहला एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब हम भूल गए। अब यहां पर 2 प्रकार के ओमिशन बताया, एक पार्शियल बताया जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं और एक बताया कंप्लीट। पार्शियल का मतलब तो मैंने यही बताया आपको कि राम
से हमने कोई उधार माल खरीदा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होना चाहिए। एंट्री हमने कर ली, परंतु खाते में जब खतौनी कर रहे हैं तो उस केस में हमने परचेज खाते में तो खतौनी कर ली, परंतु राम के खाते में करना भूल गए, तो वो कौन सी हो गई कि भाई कंप्लीट ओमिशन तो ना, वो पार्शियल ओमिशन हो गया। और यदि मैं पोस्टिंग करना ही भूल जाता हूं या रिकॉर्डिंग करना ही भूल जाता हूं, तो उस केस में वो क्या कहलाएगी? एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, भूल गया। नेक्स्ट यहां पर आपके एरर ऑफ कमीशन, जो कि हम पूर्व में डिस्कशन हमने किया, जिसमें आपका सबसे पहला बताया पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। जैसे मैंने बोला कि राम की जगह हमने किसको डेबिट कर दिया? श्याम को कर दिया। फिर दूसरा पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड का मतलब राम को करना तो था मेरे को डेबिट, परंतु राम को तो डेबिट किया ही नहीं, परंतु श्याम को मैंने क्रेडिट और कर दिया। यह भी संभावना हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगी? एरर ऑफ कमीशन। और तीसरा आपका इसके अंदर बताया पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट गलत लिख दिया। जैसे मैंने कहा राम को करना था तो 7,000 से, पर बता कितने से दिया? 700 से बता दिया। तो अब ये भी एक एरर जो होती है वो कौन सी कहलाएगी? कमीशन की एरर कहलाएगी। फिर नेक्स्ट जो आया आपकी बैलेंसिंग से संबंधित हम कोई एरर जो होती स्टेज होती है, जिसमें हम जो टोटल हम बैलेंस निकालते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से खातों का बैलेंस निकलता है। तो हम जब टोटल कर रहे हैं, डेबिट साइड की टोटल ऑफ डेबिट साइड और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, वो टोटल जो की वो गलत कर ली। फिर या तो ये कर लिया, या फिर उसका जो बैलेंस निकाल रहे टू बैलेंस बीडी और टू बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, तो इस केस में हमने क्या कर दिया? बैलेंस के संबंध में अपन ने गलत अमाउंट निकाल दिया, तो वो भी क्या हो सकती है? आपकी एरर हो जाएगी। तो ये आपके एरियाज है, जहां ये स्टेजेस है जहां पर एरर आपको होती है। फिर एक आता है कि स्टेज ऑफ द प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस अपन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस में भी आपकी एरर होने की संभावना रहती है। वो कौन सी होती है? एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन में कौन सी होती है? एरर ऑफ ओमिशन में कंप्लीट ओमिशन से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु जो कि आपका पार्शियल है, पार्शियल ओमिशन है, वो आपको प्रभावित करेगी। फिर एरर ऑफ कमीशन, यहां पर ये दोनों ही प्रकार की रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग साइड, ये दोनों ही आपको प्रभावित करने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी जो एरर से उसके बारे में बता दिया कि किस किस स्टेज पे किस प्रकार की एरर होती है। कुल 4 प्रकार की एरर होती है, यहां पे भी संक्षिप्त बता रखा है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। अब एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां कौन सी है साहब? अब तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां कौन कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर इन अशुद्धियों को, ये कोई नई अशुद्धियां नहीं है, एक पक्षी या दो पक्षीय, ये केवल ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो दो पक्षीय एरर होगी वो तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, और जो एक पक्षी होगी वो ही तलपट को प्रभावित करेगी। केवल आपको तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि कौन सी है उसको पता करने के लिए हम इसको 2 बार में बांटते हैं कि एक पक्षीय, एक दो पक्षीय। दो पक्षी का मतलब क्या हुआ कि ऐसी एरर जो दोनों पक्षों में हो गई हो, ऐसी एरर जो दोनों पक्षों में हो गई, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो उस केस में तो क्या होगा, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होगा, तो गलती भली हो गई परंतु टोटल जो है तलपट का मिल जाएगा, टोटल डेबिट मिल जाएगा, टोटल क्रेडिट मिल जाएगा, तो बात खत्म हो गई। यहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम कि एरर हुई कि नहीं हुई। दूसरा एक पक्षी है। अब एक पक्षी में आपके क्वेश्चन का खड़ा रहता है, जैसे मैंने यहां पर हम प्रीवियस स्लाइड पे चलते अपन, मैंने कहा कि जो रॉन्ग अमाउंट है 7,000 की, हमने क्या कर दिया, 7,000 को डेबिट करना था, उसको 700 से कर दिया। यानी राम को पेमेंट किया हमने, राम अकाउंट को डेबिट करना था 7,000 से, है ना, तो टू कैश करना था, तो 7,000 से करना था हमको, किसको, राम को, परंतु कर कितने से दिया, इसकी जगह हमने किससे कर दिया, 700 से कर दिया। कैश की जगह 7,000 लिखा, परंतु राम के खाते में कितना कर दिया, सिर्फ 700 कर दिया। तो इसका मतलब सीधा 6,300 रुपए का डेबिट बैलेंस कम आएगा, और जैसे ही 6,300 का डेबिट बैलेंस कम आया तो आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो जाएगा, और ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हुआ तो ये तलपट को सीधे रूप से प्रभावित करने वाली है ना। तो ये ध्यान रखना, ये सिंगल साइडेड है, मतलब सिंगल साइड में ही गलती हो रही है। दूसरा एक आपका रॉन्ग साइड में जाना, यानी राम को आपने डेबिट नहीं किया और उसकी जगह श्याम को क्या कर दिया, क्रेडिट और कर दिया 7,000 से।
राम को डेबिट करना था, वो किया ही नहीं, 7,000 से श्याम को क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब क्रेडिट का पक्ष जो है ऑटोमेटिक बैलेंस बढ़ जाएगा। और जैसे 7,000 से बढ़ेगा क्रेडिट बैलेंस तो ऑटोमेटिक डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक एरर आपकी जो है कमीशन एरर जो होती है वो आपके तलपट को प्रभावित करती है। और ओमिशन की एरर भी प्रभावित करती है। वो किस केस में करेगी? सिर्फ और सिर्फ जबकि पार्शियल हो यानी कि सिंगल साइड हो तभी प्रभावित करेगी, बाकी वो प्रभावित नहीं करेगी। प्रिंसिपल की एरर, कंपनसेटिंग एरर आपके तलपट को कभी प्रभावित नहीं करती। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब हम बात करते हैं सुधार की। ये तो बात कर ली हमने एरर होती क्या है, दूसरा एरर जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, और तीसरा एरर किस किस स्टेज पर हो सकती है, और चौथा अब हम बात करें, चौथा हमने बात की कि तलपट को प्रभावित करने वाली एरर कौन सी है, और नेक्स्ट हम पांचवी बात करेंगे वो है अशुद्धि सुधार यानी रेक्टिफिकेशन, उसका कैसे करेंगे हम। तो रेक्टिफिकेशन जो है उसकी भी स्टेप्स है, यानी एक तो आपका रेक्टिफिकेशन जो होता है वो कब होता है? तलपट बनाने से पूर्व, यानी बिफोर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाई नहीं, उससे पहले हम सुधार करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम किसके थ्रू करते हैं? खातों के माध्यम से हम सुधार करते हैं, ध्यान रखना है। अब उसके एग्जाम्पल है, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है कि रेंट पेड ₹2,000 वाज पोस्टेड इन रेंट अकाउंट इज 2,200। भाई रेंट मैंने पेड किया, वो मैंने पेड किया मात्र 2,000 का, परंतु मैंने जो है उसको कितने रुपए से बता दिया? 2,200 से बता दिया। पेड कितना किया? 2,000 पेड किया, परंतु 2,200 से दिखा दिया। तो हम क्या करेंगे? रेंट अकाउंट खोलेंगे। रेंट अकाउंट खोलने का मतलब क्या हो गया? हम रेंट अकाउंट खोलेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं, इसको ओपन कर लेते हैं हम। रेंट अकाउंट जो है, रेंट अकाउंट हमने खोल दिया। रेंट अकाउंट, ये आपका डेट का कॉलम हो जाएगा, या पर्टिकुलर, ये जेब, ये अमाउंट, ये डेट, फिर आपका फॉर्मेट भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले डेट आएगी, ये पर्टिकुलर, फिर आपका जेब जनरल फोलियो, ये आपका अमाउंट, ये डेट, फिर आपका पर्टिकुलर, जेब और ये अमाउंट। ये सारे फिगर आपको पता होना चाहिए। ये डेबिट वाला पक्ष और ये क्रेडिट वाला पक्ष। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना करना चाहिए था? 2,000 से करना चाहिए था, परंतु मैंने क्या कर दिया? 2,200 से कर दिया। अभी क्या करें? अब कुछ नहीं करना है। 2,200 से 200 रुपए जो ज्यादा थे उसको हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस इसका डेबिट में ज्यादा हो गया, अब इसको क्रेडिट से कर देना चाहिए यहां पर बाय जो आपका है ओवरकास्ट रेंट अकाउंट, बाय ज्यादा था तो ओवरकास्ट रेंट अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। और यहां अमाउंट लिख दो आप सीधा का सीधा 200 रुपए, और इस तरीके से आपका बैलेंस जो है वेरीफाई हो जाएगा कि 200 रुपए से हमने क्या कर दिया? रेंट को कम कर दिया। आप 200 रुपए से आपने क्या कर दिया? रेंट को कम कर दिया। तो ये आपकी क्या हुई? वे खातों के माध्यम से आप क्या कर रहे हो? सुधार कर रहे हो। किसके माध्यम से किया हमने? ये खातों के माध्यम से सुधार किया। ठीक है, यहां ट्रायल बैलेंस से ट्रायल बैलेंस से पहले की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा, जैसे इसका एग्जांपल एक और लिया हमने कि परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय 5,000। अब देखो परचेज बुक जो थी वो 5,000 से अंडर कास्ट थी, मतलब कम थी, कम कर रखी थी। तो कुछ नहीं करना है, परचेज बुक खोलना है और परचेज अकाउंट खोल के आपको क्या करना है? 5,000 से परचेज का बैलेंस क्या होता है ये ध्यान होना चाहिए। एक प्रकार से खर्चा है, हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसको 5,000 से और बढ़ा दीजिए, आप 5,000 से और बढ़ा दीजिए, यानी कि और डेबिट कर दीजिए। ठीक है, तो आप लिखोगे परचेज बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, आप डेबिट साइड उसका 5,000 से बढ़ा दीजिए, आपका ये आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो ये तो क्या हुआ? खातों को खोलकर हम उसके अंदर सुधार करते हैं। दूसरा यहां पर जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है? तलपट बनाने के पश्चात अंतिम खाते बनाने से पूर्व तलपट बना दी, फाइनल अकाउंट नहीं बनाया। उस दौरान मैंने आपको बताया कि यदि कोई तलपट को प्रभावित करने वाली एरर है तो डेबिट साइड और
तो तलपट का डेबिट बैलेंस टोटल वाला और टोटल क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं होगा, और मैच नहीं होगा तो इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट में डालना है। तो सस्पेंस अकाउंट में कहां जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यदि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है इट मींस डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस अगर है तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। और उसके आगे का भी प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है कि फाइनल अकाउंट बना भी देते हैं, उस केस में इस सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस रहता है तो हम कहते हैं कि उसको असेट्स कब माने, जब डेबिट साइड ज्यादा हो तो एसेट्स मानी जाएगी, और क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो उसको क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी मानी जाएगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। जो प्रीवियस आपका लेक्चर हुआ था वो इसी टॉपिक पे था, ट्रायल बैलेंस के संबंध में। ये हर समय रिपीट होगी चीजें, परंतु ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम जो बात करें कि तलपट बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, तो यहां पर कुछ एग्जांपल ऐसे, परचेज बुक वाज अंडर कास्ट 5000। तो यदि हमने तलपट बना ली और उसका जो डिफरेंस अमाउंट आया और हमने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, तो सस्पेंस अकाउंट जब खोल देते हो, ओपन कर देते हो, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए। जैसे यहां लिखा है कि परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय 5000, और यहां पर हमने क्या बोला, सस्पेंस अकाउंट यदि खुला है तो परचेज बुक आपकी अंडर कास्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, परचेज बुक कम है तो और आप क्या कर दो, परचेज को डेबिट कर दीजिए। तो परचेज को और डेबिट कर दीजिए आप, परचेज अकाउंट डेबिट कितने हजार से 5000। और चूंकि यहां सस्पेंस अकाउंट खुला है तो क्रेडिट से कुछ अकाउंट नहीं है, तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ये आपका रेक्टिफिकेशन हो गया साहब। दूसरा, जैसे यहां पर एक और ट्रांजेक्शन आपके सामने है कि रिसीव 2100 फ्रॉम शिवानी वाज डेबिटेड इन हिज अकाउंट 1200। अब देखो राशि प्राप्त हुई शिवानी से 2100, है ना, परंतु हमने उसके खाते में क्या कर दिया, हमने हर अकाउंट ₹1200 उसके खाते में सिर्फ 1200 रुपए से खताया। ये चीज ध्यान रखनी कि यहां पर जो है अमाउंट कौन सी एरर है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। ये कौन सी एरर होगी, एरर ऑफ कमीशन होगी। 2100 की जगह सिर्फ 1200 रुपए ही आपने लिखे, तो इसके खाते में सिर्फ 1200 रुपए लिखे, तो यानी लिखने कितने चाहिए थे, 2100। कितना डिफरेंस आ रहा है, 800 और एक 900 रुपए का। तो जब उससे राशि प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि राशि प्राप्त हुई, तो कैश आपके पास आ रहा है, तो एंट्री क्या होती है, सही एंट्री में पता होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू शिवानी, ये एंट्री होती है आपकी वास्तविक, है ना। अब उसके अंदर आपने केस में तो सही लिखा, क्योंकि इसने किसके बारे में बोला कि शिवानी के अकाउंट में हमने गलत लिखा। तो शिवानी के अकाउंट में कितना गलत लिखा कि हमने कहा सिर्फ 1200 रुपए ही लिखा। देखिए ये और ये आपने किया 2100 यहां तो दिखा है, तो शिवानी के खाते में कितना दिखा है, सिर्फ 1200 रुपए दिखा है। तो शिवानी के अकाउंट को 900 रुपए से और क्रेडिट कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा बैलेंस, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या एंट्री करोगे कि शिवानी को तो हमें क्रेडिट करना ही है, और कितने से करना है, 900 से। अब डेबिट कौन होगा, तो ऑटोमेटिक, क्योंकि यहां पर आप जान रहे हैं कि डेबिट की साइड तो टोटल 2100 और क्रेडिट की साइड इतना है, तो हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस निकाला होगा, और डिफरेंस को कहां ट्रांसफर किया होगा, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। तो यहां पर ऑटोमेटिक सस्पेंस अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। यहाँ पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 रुपए, और आपका टू शिवानी 900 रुपए आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये ऐसे रेक्टिफिकेशन करना भी आना चाहिए। साथ का साथ आपको 2-3 चीजें और आनी चाहिए कि एरर कौन सी, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और यहां पर दिया हुआ है, आप उसको भी देखें। गुड्स सोल्ड टू अजय 1700 वॉज क्रेडिटेड टू आदित्य अकाउंट। अब देखो ये किस प्रकार की एरर, पहले इसको पकड़ो। गुड्स सोल्ड किया किसको, अजय को, और क्रेडिटेड टू द आदित्य अकाउंट, और खाते जो है किसके खाते में लिख दिया, आदित्य के। देखो गलत खाते में भी लिखा और गलत पक्ष में भी लिखा, तो ये कौन सी एरर हुई, सबसे पहले इसको पता करो आप। तो ये एरर ऑफ कमीशन का एग्जांपल है। तो यहां पर आप कहोगे कि गलत खाते में भी लिखा और गलत राशि भी लिखा, तो हमें एंट्री, देखो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसकी। हम कहेंगे कि भाई अजय को माल बेचा है, तो अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब जनरेट होती है तो हम क्या कहते हैं,
इनकम है, इनकम इंक्रीज होती है या जनरेट होती है तो हम कहते हैं क्रेडिट होती है। इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया। और बेचा किसको है? अजय को बेचा है, यानी कि वो हमें भविष्य में राशि प्रदान करेगा। हमारे लिए डेटर्स असेट होती है, असेट बनती है तो हम क्या करते हैं? उसे डेबिट करते हैं। रूल सब याद होने चाहिए। तो इस तरीके से अजय अकाउंट डेबिट टू आपका सेल्स होना चाहिए कितने रुपए से? 1700 से। परंतु आपने ऐसा तो नहीं किया और जबरदस्ती इस आदित्य को और क्रेडिट कर दिया। तो आदित्य को जो क्रेडिट किया वो नहीं होना चाहिए, तो उसको खत्म करने क्या करेंगे? आदित्य को डेबिट कर दीजिए साहब। तो हम आदित्य को क्या कर देंगे? आदित्य अकाउंट डेबिट। जितने से किया? 1700 से किया, 1700 से डेबिट कर दो। तो इसका मतलब जो क्रेडिट था आदित्य, अब 1700 से डेबिट कर दिया, उसका बैलेंस हो गया नील। अब सही एंट्री कर दीजिए आप। फिर अजय अकाउंट, अजय को नहीं किया डेबिट, अब वापिस कर लीजिए अजय अकाउंट डेबिट कितने से? 1700। क्योंकि यहां पर सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब सेल्स तो सही पोस्टिंग है, सेल्स की तो सही किया है आपने। तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो कौन सा आ जाएगा? ऑटोमेटिक सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 3400 से। और इस तरीके से रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। तो आपको ऐसा करना आना चाहिए, आपको इसमें सही एंट्री आपको आनी चाहिए। और जो गलत किया उसको केवल प्रभाव देखना है, अपने को कोई वो याद नहीं करना। जो गलत किया उसको रिवर्स कर दो, ऐसा कुछ याद नहीं करना। अपने बेसिक चीज पकड़नी है, वो ये करनी है कि आपको इसमें सही एंट्री आपको पता होना चाहिए और आपने जो किया वो आपको पता होना चाहिए। और सुधार ऑटोमेटिक आप उसको देख के कर लीजिए, हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट खुला है तो बिल्कुल सस्पेंस अकाउंट का रोल होगा, और यदि सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला है तो रोल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अंतिम खाते बनाने के बाद। एक तीसरा जो सुधार काम होता है अंतिम खाते बनाने के बाद, जब हम अंतिम खाते बना चुके होते हैं तो उस समय हमें सुधार करना होता है। तो अंतिम खाते बनाने के बाद का मतलब ये हो गया कि हमने जिन खातों का बैलेंस ट्रेडिंग और पी&एल में जाता है, अब आपको पता होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि जो नॉमिनल नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट होते हैं उन सबको हम ट्रेडिंग या पी&एल में बंद कर देते हैं पेज के, यानी उसके लिए क्लोजिंग एंट्री कर ली जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो खाते ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट में जाते हैं जिनकी क्लोजिंग एंट्री होती है उन खातों के लिए हमें क्या करना होता है? यहाँ पर एक दिया हुआ है लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता खोलना होता है और उसका एडजस्टमेंट करना होता है, यानी उसको रेक्टिफाई करना होता है। और जो खाते बैलेंस शीट में जाते हैं तो उसके लिए लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि समायोजन खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं यही बात करूं कि जो परचेज बुक वाज अंडरकास्टेड थी 5000 से, और ये कब की बात कर दूं कि मैं अंतिम खाते बनाने की बात कर दूं। तो चूंकि परचेज खाते को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा। तो हमने कहा कि भाई अंडरकास्ट हुआ मतलब 5000 से कम जोड़ लगी तो बढ़ा दीजिए। तो बढ़ाने के लिए इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या कर लोगे? पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट में आकर क्या कर दिया जाएगा? पी&एल एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस परचेज को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके उसकी क्लोजिंग एंट्री पास कर दी होगी। इस कारण से वो कहां चला जाए? तो वहां पर जो खाता खुलेगा कौन सा खुल जाएगा? पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट खुल जाएगा। और 2 इसके अगेंस्ट अकाउंट कौन सा आ जाएगा? क्योंकि हम यहां पर सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे अगर डिफरेंस आएगा तो 2 सस्पेंस अकाउंट आपका यहां पर ओपन हो जाएगा और वो 5000 से यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रेक्टिफाई एंट्री होगी। तो पी&एल एडजस्टमेंट का रोल क्या होता है? ये होता है। अब पी&एल एडजस्टमेंट का जो फाइनल पूछ सकते हैं फाइनल इंपैक्ट कहां आएगा? ये खाता सीधा कहां जाना चाहिए? कैपिटल अकाउंट के अंदर एडलेस होगा और वहां पर इसका अंतिम जो है प्रभाव दिखेगा। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली क्या कि अशुद्धि होती क्या है, किस कारण से होती है, पहला। दूसरा फिर टाइप्स ऑफ एरर कितने प्रकार की होती है। तीसरा आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेजेस पे एरर होती है। चौथा आपको ये पता होना चाहिए कि तलपट को प्रभावित करने के लिए हम एरर को 2 भागों में बांट देते हैं। एक होती सिंगल एक पक्षीय और दूसरा हो जाती है 2 पक्षीय। होती वही 4 प्रकार की एरर, परंतु उसको हम इसे बाइफरकेट करते हैं ताकि इजीली समझ पाए। तो अब जो द्विपक्षीय अशुद्धियां होती है वो तलपट को प्रभावित नहीं करती, एक पक्षीय ही करती। ठीक है, फिर साथ ही आपको पता होना चाहिए कि सुधार कहां कहां होगा, कैसे कैसे सुधार करेंगे हम। जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले की बात कर रहे हैं तो खाता खोलना होगा, ओपन करना होगा, सीधा उस खाते में अंडरकास्ट ओवरकास्ट जो भी सिस्टम है आपको फॉलो करना होगा। फिर यदि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया और डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया तो उस केस में कैसे सुधार होगा। और यदि हमें सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला तो बेसिक जो करना है वो करना ही है, वहां पर सस्पेंस अकाउंट की जगह पर्टिकुलर अकाउंट आ जाएगा।
और यदि हमने फाइनल अकाउंट भी बना लिए तो उस केस में अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो उस केस में आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की नीड कब होगी, जब हम किसकी बात करेंगे, नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे। और बाकी के केस में तो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शो होता है। तो ये सारी जो है ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर के संबंध में। आइए अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन से इसको हम सोल्व कर लेते हैं, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि नरेश को चुकाए 5000 महेश के खाते में नाम कर दिए। सबसे पहले आप ये पहचान करें कि ये किस प्रकार की अशुद्धि है कि भाई नरेश को तो चुकाने थे 5000 और महेश के खाते में लिख दिया, यानी कि गलत खाते में लिख दिया। और गलत खाते में जो लिख देते हैं तो वो किस प्रकार की अशुद्धि होती है, आपको क्लियर होना चाहिए। हिसाब की अशुद्धि, कोई ऑप्शन नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, हिसाब की अशुद्धि होती है। निम्न में से कौन सी हिसाब की अशुद्धि नहीं है? अब ये देखिए, इसको ध्यान से समझे। निम्न में से कौन सी हिसाब की अशुद्धि नहीं है? आपको पता होनी चाहिए हिसाब की अशुद्धि के लिए क्या क्या खासियत होती है। सबसे पहली, गलत खाते में लिख देना, गलत पक्ष में लिख देना और गलत राशि लिख देना। ये तीनों ही प्रकार की जो है वो एरर ऑफ कमीशन का हिस्सा होती है। अब जैसे लिखा द परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड 500, देखो ज्यादा लग गया, राशि ज्यादा लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट सेल टू अरुण 700 रिकॉर्डेड इज परचेज फ्रॉम अरुण, गलत खातों वाला इसमें आ गया, गलत खाते में लिख दिया। गुड्स रिटर्न टू चारू, चारू को गुड्स रिटर्न किया और पोस्टेड इन चीनू, गलत, यहां पे भी खाता हो गया। तो ये ध्यान रखना है। और फिर नेक्स्ट, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू द वेजेज अकाउंट। तो यहां से एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो एरर है ये किस प्रकार की प्रिंसिपल से संबंधित है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया रेवेन्यू नेचर को कैपिटल मान लेना और कैपिटल को रेवेन्यू मान लेना किसकी खासियत होती है, प्रिंसिपल एरर की खासियत होती है। 10,000 का माल खरीदा ए से, जिसे विक्रय बही में लिखा गया, जिसका परिणाम क्या होगा। अब हमने क्या किया, 10,000 का माल खरीदा ए से। जब आप 10,000 का माल खरीद रहे हो ए से तो क्या एंट्री करोगे, आप सीधी एंट्री करोगे कि माल खरीद रहे मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, और यहां पर कैश नहीं खरीद रहे, नाम आ रहा है ए, ठीक है। अब जिसे विक्रय बही में लिखा गया, जिसका परिणाम क्या होगा। अब आप इस परचेज को यदि सेल्स में लिख देते हो, परचेज एक खर्चा है और सेल्स में लिख दिया, तो ऑटोमेटिक सेल्स में लिखते क्या होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसका प्रभाव किस पे आएगा, प्रॉफिट पर आ जाएगा। तो आप कहोगे कि प्रॉफिट आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि परचेज में तो आप लिख ही नहीं रहे हो, क्रेडिट साइड लिख दिया, इनकम बढ़ जाएगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट पे प्रभाव पड़ जाएगा। अब इसे पुराने फर्नीचर पे 10,000 रुपए रिपेयर्स के चुका है, कौन सा खाते में लिखा जाएगा, बिल्कुल आपके क्लियर कट होना चाहिए। फिक्स एसेट्स के संबंध में कोई भी खर्चा किया जाए, बेसिकली वो किसके लिए होगा, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। और अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है कैपिटल नेचर का होता है, और कैपिटल नेचर का जो खर्चा होता है वो पर्टिकुलर असेट्स के खाते में डेबिट किया जाएगा, न कि उस इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के नाम से डेबिट किया जाएगा। ओके, फिर आपका नेक्स्ट है कैश सेल ऑफ 3550, कैश सेल की है 3,550 की, वॉज पोस्टेड इज 3505, यानी इसको पोस्टेड कितने पे किया, 3,505 पे किया। रेक्टिफाई द एंट्री। ओके, कैश सेल की 3,550 की, ठीक है। तो कैश सेल की एंट्री क्या होती है, आप सभी जानते हैं, कैश सेल की यानी कैश आया, कैश असेट्स है, असेट्स इंक्रीज होती है, असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और किसके थ्रू आया, रेवेन्यू का नाम क्या है यहाँ पर, सेल्स। तो सेल्स जब रेवेन्यू जनरेट होती है उसको क्रेडिट करते हैं, बात करता हूं। तो ये आपका जनरल एंट्री होती है। कितने से करनी चाहिए, 3,550 से करनी चाहिए, सही एंट्री ये थी। परंतु हमने क्या किया, 3,505 से पोस्ट कर दी, मतलब कम राशि से पोस्ट कर दी, यानी 45 रुपए कम पोस्टेड किए। कोई बात नहीं, जब अगर 45 रुपए कम पोस्टेड किए हैं और किसी प्रकार की कोई सूचना में यहाँ पर नहीं दी है और पोस्टिंग के समय की बात कर रहा है, ट्रायल बैलेंस की बात नहीं कर रहा है, तो आप सीधी सी एक एंट्री पास करके एंट्री करोगे, जो एंट्री, क्योंकि खाते के अंदर सीधी एंट्री हो जाएगी, भाई केस 45 रुपए से कम लगे तो केस को 45 रुपए से बढ़ा दीजिए और सेल्स को भी 45 रुपए से बढ़ा दीजिए। ये आपकी एंट्री, बेसिक एंट्री जो है, वापस से यही एंट्री आपको कर देनी चाहिए, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45 रुपए। परंतु यहां पर यदि क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाता कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो उस केस में यदि सस्पेंस अकाउंट खुला तो फिर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ये एडजस्टमेंट होता। परंतु जब आपको बिल्कुल बेसिक पूछा है तो बेसिक सा ही जवाब आपको आना चाहिए, ऑप्शन आपके सामने क्लियर होने चाहिए, ठीक है।
एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो एरर है उसको आइडेंटिफाई करने के रूल चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है रूल 2 और एक रूल 9 का रूल चलता है कि रूल 2 नंबर और रूल 9 क्या कहता है। 2 नंबर क्या कहता है कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट है और ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट है, इन दोनों का जो टोटल है उसके डिफरेंस को यदि 2 से भाग लगा दिया जाता है ना, तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो हम कहते हैं कि ये पक्ष के संबंध में कोई गलती हुई, यानी डेबिट और क्रेडिट के पक्ष में यदि हमने कोई अमाउंट लिखने में गलती की है तो वो गलती इससे पता चल जाती है। और 9 का रूल कहता है कि यही डिफरेंस टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट के बीच का डिफरेंस जो है ना, वो उस डिफरेंस में यदि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसका मतलब अंकों में फेरबदल की गलती हुई है। अंकों में फेरबदल की गलती हुई। अंकों में फेरबदल का मतलब क्या हुआ? अंकों में फेरबदल का मतलब क्या हुआ? जैसे 9 8 7 और 7 8 9, यानी लिखना तो ये था और लिख ये दिया, तो अंकों में फेरबदल की गलती जो होगी तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? रूल 9 लगाकर और 2 का रूल लगाकर हम पक्षों के संबंध में पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आपने सुना, और इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करें, और चैनल के बारे में मैं आपको जरूर कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। तो हम और आगे आपको नए नए इसकी पूरी सीरीज हम डेवलप करेंगे आज पूरे क्वेश्चंस की, जो आपके जूनियर अकाउंटेंट के संबंध में पूरे सिलेबस की होगी, और वो भी आपसे हम सोल्व करवाएंगे, और धीरे धीरे हम नए नए वापस से वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।